गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। प्रिय विद्यार्थियों, जो भी कर रहे हो एक बार छोड़ दो, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। मेरा 40 साल का तजुर्बा है और मुझे 40 साल हो गए मेंटरिंग करते हुए। जो आप इरेलीवेंट डिक्टेशन 2-2.5 घंटे रोजाना कोचिंग सेंटर पर जाकर लेके आ रहे हो अलग अलग सब्जेक्ट की, क्या कभी सोचा उसमें से कोई प्रिलिमिनरी का या मेन का क्वेश्चन आया है? मुझे तो नहीं लगता। जिस तरह से आपके पेपर आते हैं, क्योंकि पेपर सेटर का माइंड अलग है, कोचिंग सेंटर के जो फैकल्टी है उसका माइंड अलग है, उसको वेवलेंथ को मैच नहीं कर रहे। तो ये अनलिमिटेड मटेरियल जो लेके आ रहे हो, आप कलेक्ट कर रहे हो रोजाना, और फिर जब एग्जाम नजदीक आएगा तो आप घबरा जाओगे। मेरी आपको एक ही सबमिशन है, आप पेपर सेटर के माइंड को पढ़िए। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पेपर सेटर के माइंड को नहीं पढ़ रहा है। मैंने पिछले आपके पेपर प्रीलिमिनरी का मेन के पिछले कई साल से एनालाइज कर रहा हूँ। आपके 88 मार्क्स भी लेने में आपको दिक्कत आ रही है प्रीलिमिनरी में। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी ऐसी पढ़ाई नहीं किया जा रही, बता नहीं रहे सही। सब पढ़ा देते हैं, आगे तो ठीक है। नो, आपकी जो पेपर सेटर है उसके साथ जो है रेस है। जैसे मान लिया मैं पेपर सेटर हूँ, मैंने भी कई इंस्टीट्यूट के पेपर सेट किए हैं। हमारे माइंड में ये रहते हैं 99% बच्चे मेरे क्वेश्चन को टच ना कर पाए, और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो, नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, घबरा जाए देख के क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन रोजाना अखबार में आते हैं। आप यदि अखबार को ध्यान से पढ़ोगे मेरे साथ तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं देख रहा हूँ, अभी भी मैंने देखे 2023 का पेपर, उसमें 2-3 तो मैंने इस साल कवर किया है न्यूज़पेपर से, वो आए हुए। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट समझो आप, भाई आपको किसी भी सेंटर का जहां आप कोचिंग ले रहे हैं वो भी लगा लो, क्या आपको पता है वहाँ कंटेंट राइटर कौन है, वो कितने पढ़े लिखे हैं? हो सकता है कि 25, 26, 27 साल के जो ना, जिन्होंने मेन दिया है, मान ले मेन भी नहीं, चलो वो आईएएस भी बन गए, बिना एक्सपीरियंस के, बिना पेपर सेटर के वो क्वेश्चन उस तरह के फ्रेम ही नहीं कर सकते, न्यूज़पेपर से निकाल ही नहीं सकते। जैसे आज का एग्जाम्पल है, आप न्यूज़पेपर पढ़ना 2 घंटे, पढ़ के देखने का एक्सपेरिमेंट करना, और मेरे क्वेश्चन निकाल के दिखाना जितने मैं निकाल के लाया हूँ हिंदू से आज। और साथ में ये भी बता दिया, इंडियन एक्सप्रेस का सिर्फ ये एक आर्टिकल पढ़ लो, उससे क्या होगा, आपका 2 घंटे बच जाएंगे। एक तो न्यूज़पेपर 2 कवर हो गए, दूसरा न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है वो आर्टिकल मैंने सारे लगा दिए न्यूज़ के। इतना भी मटेरियल आप कर लोगे तो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट पोजीशन आईएएस में लेने में दिक्कत नहीं है। दूसरा, हमारा जो है, मेरा मेन एम्फेसिस है प्रीलिमिनरी पे, क्योंकि जो पेपर में आ रहा है ना, क्वेश्चन का कोई सिलेबस ही नहीं है, बड़ी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉमन सेंस के बहुत सारे। और जितना भी अखबार को पढ़ोगे रोजाना, उतने क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट होंगे, ये भी आप देखना। और मेरे को आप 26 मई को याद करोगे जाके, जब सेंटर में बैठे होगे ना, याद करोगे। क्यों? कि आप ये सोचोगे यार मैंने ये वीडियो देखी तो थी लेकिन ध्यान से नहीं देखी, 2 मिनट में देख के बंद कर दी, क्वेश्चन तो था इसमें। आप वीडियो को पूरा नहीं देख रहे, मैंने एनालिसिस किया, 2 मिनट से ज्यादा नहीं देख रहे एवरेज से। मुझे 10 मिनट की वीडियो है, 15-20 क्वेश्चन मैं लाता हूँ 3-3, 4-4 घंटे लगा के। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक प्रोफेसर आपके लिए, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रिटायर होने के बाद इतना बड़ा काम कर रहा है 66 साल 65 साल की एज में, तो उससे आप देखो कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और आप जो है अपने आप को जितना ओवरलोड करोगे उतने ही आपके मेन में, तो मैं बता देता हूँ आपको, मेन में आपके मार्क्स कम हो जाएंगे ओवरलोड करने में। और प्रीलिमिनरी में जो आप पढ़ रहे हो ना, कोई प्लानिंग कमीशन ही पढ़ रहा है प्रीलिमिनरी में, भाई वो तो खत्म हो गया, नीति आयोग आ गया, वो नहीं आएगा। अब मैंने स्टैटिक भी ऐसे शुरू किया है, स्टैटिक में मैं वो क्वेश्चन देता हूँ जो आपने सुने नहीं है, एग्जामिनर भी वही देगा। क्वेश्चन वो करो जो कॉमन हो और आपने सुनी नहीं हो। आज के जो क्वेश्चन हैं हिंदू के, भाई सच्चाई मैं बता देता हूँ, मुझे नहीं आते, फिर आपको भी नहीं आते ज्यादातर। और यही एग्जामिनर का टारगेट है कि आपको जो क्वेश्चन आए वही दूं। तो ये क्या कोई बताता है किसी सेंटर में, कोई प्रोफेसर इतना सीनियर, कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आते? ये क्वेश्चन अखबार के पहले दिन भी नहीं पता होता किसी को। और कहाँ से ढूंढेंगे आप? जैसे एक क्वेश्चन मशरूम पे आ रहा है, मशरूम पे मेरी पीएचडी है, मुझे जो ना, मैंने चलो पता था उसका, इतना मुश्किल क्वेश्चन था आम स्टूडेंट के लिए वो। तो ऐसे क्वेश्चन मैं ही कर सकता हूँ सिर्फ। और ऐसे एग्रीकल्चर की सीरीज स्टार्ट करूंगा ना, तब आप देखेंगे मेरे क्वेश्चन देखना आप। तो अब हम चलते हैं द हिंदू पे, क्वेश्चंस पे। अब ये एडिटोरियल पेज पे है आर्टिकल, रेड सी पे। ये इसमें मेन जो है हमास और इजराइल का जो वार है ना, उसमें हौथीज जो है मिलिशिया, जो ईरान बैक्ड है, यमन बेस्ड है, उस पे है। और ये प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है,
क्योंकि वो जो है जितने भी इजराइल को जा रहे हैं ना जहाज, या इजराइल से आ रहे हैं, इजराइल से रिलेटेड है जिस कंट्री के भी, उन पर अटैक करते हैं मिसाइल से। इसी तरह की प्रॉब्लम सोमालिया में आई थी, एंटी पिरेसी की। वो सभी देशों ने मिलकर जो है उसको टैकल किया था। ये प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है, इसलिए आपके मेन में ये क्वेश्चन आ सकता है। जब भी प्रॉब्लम शुरू होती है तो एडवांस में क्वेश्चन आने का रहता है एग्जामिनर का माइंड में। तो इसमें से मैंने प्रीलिमिनरी में, आप देखिए पहले तो आपने ये आर्टिकल पढ़ना है, उसके बाद आपने मैप देखना है। मैं मैप जो है आपको एक लगाया है ये, यदि आप मैप नहीं देखेंगे तो आपके 4-5 क्वेश्चन आते हैं लोकेशंस के, वर्ल्ड मैप के, जो रोजाना न्यूज में आते हैं। रोजाना मैं 4-5, आज तो मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ लोकेशंस के। मैं रोजाना लाता हूँ 4-5 क्वेश्चन लोकेशन जो है ना इंटरनेशनल, 4 क्वेश्चन आएंगे आपके। और ये सारे क्वेश्चन आपको मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये देखिए मैप देखिए। अब मैप में जो है मैंने ये निकाला है इसी आर्टिकल से, बाब एल मंदाब स्टेट। ये जो स्टेट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यमन और अरिट्रिया और जिबूती के बीच में है। और यहाँ पे जो है ये अटैक कर रहे हैं, जो हौथीज मिलिशिया है ना यमन बेस्ड, वो अटैक कर रहे हैं यहाँ पे। कितना रिलेटेड क्वेश्चन है, पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी इससे हिल गई, क्योंकि इस यहाँ से व्यापार होता है बहुत सारे कंट्री का। और दूसरा देखिए आप, वो पोरस स्टेट भी जो है इसी में है, आया है। ये जो है यूरोपियन टर्की और एशियन टर्की, उनको दोनों को सेपरेट करता है। टर्की एक ही कंट्री है लेकिन बीच में स्टेट है। स्टेट क्या होता है? इट इज वाटर चैनल। ये वाटर चैनल होती है छोटी सी, जैसे आपकी स्वेज कनाल है, इस तरह की, इस तरह हॉर्मुज स्टेट है। तो ये देखिए आप, ब्लैक सी और सी ऑफ मारमरा को भी अलग करता है बॉस्फोरस स्टेट। ऐसे आप करेंगे तभी आपका कल्याण हो सकता है, तभी प्रिलिमिनरी हो सकता है। नहीं तो बेचारे जो आईपीएस में है, ग्रुप ए में है, इनकम टैक्स में है, वो भी जो है छोड़ जाते हैं, प्रिलिमिनरी नहीं होता उनका कई बार। तो इसलिए मैं इस तरह से ले आया हूँ। ये देखिए आप, ये ऐसे आएगा, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये 4 पेयर दिए हैं और ये चारों पेयर जो है आपने मैच करने। ऐसे आता है ना आपके एग्जाम में, कितना मुश्किल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने में मुझे आधा घंटा लग गया। ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं यूपीएससी के एग्जामिनर, 1 घंटा ले लेते हैं क्वेश्चन पे। बाइबल मंडेप स्टेट मैंने बताया आपको, बिटवीन यमन ऑन द अरेबियन पेनिसुला, जिबूती एंड एरिटेरिया इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये मैं रोज बता रहा हूँ आपको, बार बार बता रहा हूँ, बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, या अरेबियन सी को जोड़ती है हमारे यहाँ से। देन कर्ज स्टेट बहुत बार आया है 2 साल से, बिटवीन ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव, जब से ये यूक्रेन वार चल रहा है ना रशिया के साथ, उसमें आ रहा है ये कर्ज स्टेट। देन बाइपोर स्टेट मैंने आपको मैप में दिखा दिया, इट्स सेपरेट एशियन टर्की फ्रॉम यूरोपियन टर्की। कितना मुश्किल क्वेश्चन है। अब ये वही आ गया फिर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने फर्स्ट टाइम आज सुना है, इसलिए मैं बार बार इसको दिखा रहा हूँ। इट सेपरेट्स फ्रॉम एशियन टर्की फ्रॉम यूरोपियन टर्की, ठीक है ना। देन इट कनेक्ट्स ब्लैक सी टू सी ऑफ मारमरा, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब ये नेक्स्ट देखिए, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें इस तरह के आर्टिकल पॉलिटी में यहाँ से क्वेश्चन आएगा मेन में और प्रीलिमिनरी में, उससे क्वेश्चन आएगा तो बीच में लक्ष्मीकांत से आएगा, लेकिन आधा क्वेश्चन इससे कर देंगे, आधा उससे कर देंगे। ऐसा करता है एग्जामिनर, हमारे माइंड में ये रहती है एज एग्जामिनर। अब इसमें से क्वेश्चन निकालें, इस आर्टिकल को पढ़ना ध्यान से। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 हैज फ्रोजन पॉपुलेशन फिगर ऑफ 1971 सेंसस इन एमपी ऑफ यूपी। एक यूपी का, उत्तर प्रदेश का एमपी है जो, वो रिप्रेजेंट करता है 25 लाख के करीब पॉपुलेशन को, लोगों को, एक एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और तमिलनाडु का करता है 18.4 लाख लोगों को। अब आगे क्या होगा यहाँ, क्योंकि साउथ स्टेट है, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया। अब क्या होगा नेक्स्ट, उसमें जो ना, जब सीटें बढ़ेंगी, आपकी सीटें नॉर्थ में बढ़ जाएंगी। यूपी की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनका कंट्रोल नहीं है, तो वहां पे सीटें बढ़ जाएंगी नॉर्थन स्टेट में, साउथ की सीटें कम हो जाएंगी लोकसभा में। आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 गारंटी रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटीज इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज रिस्पेक्टिवली। ये इसी में लिखा हुआ है, इसी से आर्टिकल लिया मैंने। आर्टिकल 327, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखना, एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिलेटेड टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। डिलिमिटेशन जो कमीशन बैठते हैं ना, डिलिमिटेशन, वो पार्लियामेंट को ये एम्पावर करते हैं। 327, एक लाइन और देखो, विच कैन नॉट बी क्वेश्चन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। देखिए अब अगला देखिए, ये मैं बार बार कहता हूँ, अगले 10 या 15 नंबर का, ये तो मुझे पता नहीं 10 का आएगा 15 का, लेकिन आएगा जरूर मेन में 2024 के। ये जो बिल अब जो है पास होने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होने जा रहे हैं, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ ऑफिस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल
2023। ये कितना इंपॉर्टेंट बिल है, क्या इसमें इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी इलेक्शन कमीशन की? यस, ये सभी का मानना है, क्योंकि इसके अंदर जो कंपोजिशन हो रही है ना सिलेक्शन की, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था भी सीजीआई होना चाहिए 2023 में, बर्नवाल केस में। और इसमें जो है इन्होंने अब जो बिल के अंदर ले आ रहे हैं कि सीजीआई की जगह कैबिनेट मिनिस्टर होगा नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव का रोल ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें इंडिपेंडेंस कम रहेगी, आप लिख सकते हैं बिना डर के। अब ये देखिए क्वेश्चन देखिए, एक तो आर्टिकल 324 का आपने याद करने 2-3 लाइन, इसका जो है कंपोजिशन फंक्शंस इलेक्शन कमीशन के सारा देखना है आपने क्या है, ये कंपोजिशन है इसमें। देन इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ सीसी एंड 2 अदर इलेक्शन कमीशन, 2 और है, 3 मेंबर बॉडी है। देन आर्टिकल 142 एम्पावर सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू डायरेक्शंस फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर। भाई ये आर्टिकल सबको पता होना चाहिए। 142 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर दी है, वो किसी भी केस में किसी से रिलेटेड हो, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर जो होते हैं ना वो तो है, अदरवाइज किसी भी मैटर में वो इंटरफेयर कर सकती है और जस्टिस दे सकती है। कई बार न्यूज़पेपर में न्यूज आती है, उसका भी सुओ मोटो ले सकती है। अब ये अगला देखो, इसी में अनूप बर्नवाल केस, ये इसने पीआईएल डाला था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये भी समझ लो क्या होता है। उसमें जो है पीआईएल में जो है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि सीजीआई जो है एक मेंबर होगा इसमें कंपोजिशन ऑफ कमेटी में, जो सीसी और ईसी को करेगा। तो पीआईएल का भी यहाँ आप कनेक्ट कर सकते हो, पीआईएल का क्या रोल है। अभी आ जाए ना पीआईएल, इसका एग्जांपल दे दो वहां पे पीआईएल में अनूप बर्नवाल केस का, तो कनेक्ट करो आपस में सबको। नेक्स्ट देखिए आप। अब ये वर्ल्ड न्यूज रोजाना आती है, मैं वर्ल्ड न्यूज का पूरा एक्सपर्ट हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं निकलने देता। अब ये इन्हें बताएं, व्हाट लेड टू द कूप अटेम्प्ट इन सायरा लियोने। ये कंट्री है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, इससे मैंने क्वेश्चन निकाला है, काफी क्वेश्चन पहले भी निकाले, इको पास वगैरह के कई क्वेश्चन दिए आपको मैंने। अब ये 3 है, इसमें कौन से फैक्टर ऐसे पूछ लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहां को डाटा नहीं आता। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वेयर अपोजिशन बायकॉटेड पार्लियामेंट, यस अपोजिशन ने वहां बायकॉट कर दिया पार्लियामेंट के इलेक्शंस का। देन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, वहां पे हाई पॉवर्टी है, हाई इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है सायरा लियोने में। देन एग्रेशन बाय द पुलिस, पुलिस अटैक कर रही है, ये तीनों ठीक है। अब ये भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता ये रेयर क्वेश्चन है कोई बना सकता है, ये मैंने अपने माइंड से बनाया है, हो सकता है मेरे से बढ़िया कोई दूसरा बना दे, लेकिन वो अलग बनाएगा, ये नहीं बना सकता, मेरे माइंड में आया है। ये देखिए, 2020 के बाद पूछे, ध्यान से देखना आप, पहले तो आई होगी किसी में, 2020 के बाद कौन से वो कंट्री हैं जिसके अंदर मिलिट्री कूप नहीं आई। वो नाइजर में आई है, गिनिया में आई है, माली में आई है, बर्किना फासो में आई है, गैबोन, सूडान, इन 6 कंट्री में आई है। सायरा लियोने में आने वाली है, आई नहीं अभी, लेकिन उन्होंने ना उसको वो कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। कोंगो में नहीं है, ये डी जो है इसमें इज द करेक्ट आंसर। अब ये सिंपल सा एक जो है आर्टिकल था, इसमें एक लाइन मिली मुझे भूटान में, कि इंडिया और भूटान जो है एक जो है रेलवे लाइन बनाने जा रहे हैं, जो कि पूरे साउथ एशियन कंट्री से जोड़ देगा, और हमारे को आसाम और वेस्ट बंगाल से जुड़ जाएंगे भूटान से। उनकी जो है इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी भूटान से, इससे ट्रेड अच्छा हो जाएगा, टूरिज्म बढ़ जाएगा। तो ये कई बार पूछ लेते हैं ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, ये रेलवे लाइन। गेलेफू, गेलेफू ये भूटान में है। देन ये देखिए, ये मैं क्वेश्चन बार बार पूछता हूँ और हर बार एक जरूर आता है, ये तो वर्ल्ड का आ जाएगा या इंडिया का आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट बॉर्डर भूटान। नागालैंड नहीं करता, बाकी तीनों कंट्री, तीनों स्टेट करते हैं। अब ये काकरा पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये कहाँ पे है, ये इंडिजिनियसली लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर अभी करने जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा है। और ये इसका जो है NPCIL मेन रेगुलेटरी बॉडी है, उसके बगैर नहीं होता, नेशनल लेवल पे है। और ये कहाँ पे है, गुजरात में, ये कई बार पूछ लेते हैं। और इसमें क्वेश्चन देखिए आप, मैंने लिखा है इसमें तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु से आप कंफ्यूज कर सकते हैं। अब ये इंडिजिनियसली बिल्ट है, नेचुरल यूरेनियम कौन सा फ्यूल लेगा, ऐसे पूछ लेते हैं, कौन सा एटॉमिक पावर प्लांट में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, ये सबका पता होना चाहिए आपको। फिर हैवी वाटर एज कूलेंट, हैवी वाटर क्या होता है ये पता होना चाहिए। देन एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आपको रेगुलेटरी बॉडी जो ना जरूर पूछते हैं एक, ये इंडिया की सबसे बड़ी सेफ्टी वॉच डॉग है, कि मतलब कोई भाई दुर्घटना ना हो जाए रेडिएशन से, वो है, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब ये 3 लोकेशन फिर दे दी मैंने, वड मदानी, खार्तूम तो कैपिटल है मेरे ख्याल सूडान की, देन अल जजीरा,
ये आज तीनों इसमें आई है न्यूज में। ये सूडान में है, क्योंकि वहां पे कूप होने को थी, उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है सरकार ने। देन कैरम शोलम इज लोकेटेड इन इजराइल। अब ये कुछ ना वहां से बॉर्डर खोल रहे हैं उसके लिए, गाजा स्ट्रिप के लिए ना, कुछ जो उनके ट्रक करीब करीब 100 ट्रक रोजाना जाएंगे वहां से। इजराइल नहीं खोल दिया अपना बॉर्डर इधर से। अब ये फिनलैंड जो ना, इसने ज्वाइन किया नाटो, और इससे रशिया बड़ा नाराज हुआ है। अब ये देखिए, इस पे क्वेश्चन बनाया मैंने कि कंट्री शेयर्स बॉर्डर विद रशिया। एक तो ये पता चल गया कि रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये आपको। दूसरा, इसने 2023 में नाटो को ज्वाइन किया है फिनलैंड ने। अब ये भी जो है आज इसी में है आर्टिकल में। स्वेस्टोपोल, ये मैंने पहले भी दिया है क्वेश्चन। ये पोर्ट है, क्रीमिया में है। इसको मैंने आज लोकेट करने में ना कई जगह गलत लिखा हुआ था, ध्यान रखना आप। क्रीमिया में है, और क्रीमिया इज ऑक्यूपाइड बाई रशिया। अब नेक्स्ट फिर देखिए आप, इरेज क्रॉसिंग। इरेज क्रॉसिंग कहाँ पे है? जैसे मैंने कई बार बताया, रफा बॉर्डर कहाँ पे है? रफा बॉर्डर भी गाजा में है, जो कि इजिप्ट पे है। इसी तरह ये भी इरेज क्रॉसिंग जो है, ये इजराइल की तरफ है, गाजा स्ट्रिप में है। यहाँ इस पेज पे है, लास्ट पेज आता है ना जो हिंदू का, उस पर देखिए, इस पर क्वेश्चन ही निकाल दिया मैंने एक। ये जो रोजाना आज कंफ्यूज करते हैं आप, और मैं भी करता था कई बार। क्रिस्पर क्या चीज है? इट इज ए डीएनए एलिमेंट, ये जेनेटिक मटेरियल है। समझ गए? बस सिंपल। और बैक्टीरियोफाज क्या होता है? वो एक वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है, वायरस है। ठीक है। देन कैस9, मैं बार बार कहता हूँ कैस9 कैस9, क्योंकि मैंने पढ़ाया आपको जो सिकल सेल अनीमिया का पढ़ा रहा था ना मैं आपको, लिस्मिया का, उसमें पढ़ाया आपको। ये एक प्रोटीन है, ये डीएनए नहीं है, ये एक प्रोटीन है विच हैज द एबिलिटी टू कट डबल स्टैंडर्ड डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट्स। ये मैं ध्यान से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, समय लग रहा है, लेकिन आपको गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, ये एग्जाम में आएगा। कैस9 क्या है? प्रोटीन है जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को काटता है। तो क्रिस्पर कैस9 इज ए मोलिकुलर सीजर, ये कैंची का काम करती है। जैसे मैं बता रहा था ना, एक जीन बताया था मैंने जो सिकल सेल में, उस जीन को काटती है ये। ऐसे ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजिकल टूल हैं, तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इसी पे साइंस पेज पे था, क्राफ्ट प्रोसेस। ये मुझे भी नहीं पता था कि पेपर मेकिंग की प्रोसेस है। ये देखिए क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपना फ्रेम किया है क्वेश्चन को आपके एग्जाम के हिसाब से। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। क्राफ्ट इज ए केमिकल प्रोसेस यूज इन पेपर मेकिंग। ये केमिकल प्रोसेस है जो पेपर मेकिंग में यूज होता है। क्राफ्ट प्रोसेस प्रोड्यूस सेलुलोज फाइबर्स फ्रॉम वुड चिप्स। ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। अब ये मैं रोजाना आपको बताता हूँ, मेरे को जो है, मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ एक्सप्लेन पेज को। इंडियन एक्सप्रेस का एक ही पेज पढ़ो बस आप, इसका एडिटोरियल बहुत मुश्किल है, मेरे भी समझ नहीं आता। डोंट वेस्ट टाइम इन दैट। हमारे पास 2 अखबार हो गए, एक हिंदू हो गया, एक इसका एक्सप्लेन पेज। इसके वो देखते हैं हम, क्वेश्चन ही देखते हैं सीधे। अब ये देखिए आप, इसमें टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर इंडियन फार्म सेक्टर इज इक्वल टू डिफलेटर फॉर एग्रीकल्चर जीवीए इन ए गिवन ईयर डिवाइडेड बाई डिफलेटर फॉर नॉन एग्रीकल्चर जीवीए। ये याद रखनी है आपने। पहले तो डिफलेटर होता क्या है? इट इज मेजर ऑफ इन्फ्लेशन रिलेटेड टू बेस ईयर। देन डिफलेटर इज द रेशियो ऑफ जीवीए एट करंट प्राइसेस टू द जीवीए एट कांस्टेंट प्राइसेस। मतलब करंट प्राइसेस ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई जीवीए एट कांस्टेंट प्राइसेस। तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट बड़ी मुश्किल मुश्किल, ये मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल है। ये स्टेटमेंट पूछते हैं प्रीलिमिनरी में। शाही ईदगाह मॉस्क है जो मथुरा में, उस पे अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया, ऐसा रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का उन्हें चेंज नहीं किया। शाही ईदगाह मॉस्क मथुरा में है, ये आपको पता होना चाहिए। इट वाज बिल्ट बाय मुगल एम्पायर औरंगजेब, क्योंकि अब ये न्यूज में पूरे साल आएगी, तो इसलिए इट इज ए क्वेश्चन ऑफ एग्जाम। फिर ये विद्यार्थियों, मैंने आपके मेन के लिए जो जीएस के तीनों पेपर है, उसके लिए आज बहुत समय लगाया है ये क्वेश्चन को फ्रेम करने में। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। आप देखो पहला क्वेश्चन देखना, ये आपकी रेड सी वाला है ना जो एडिटोरियल पेज पे आर्टिकल, उसमें से लिया मैंने। द इजराइल हमास वार हैज ओपनड ए न्यू फ्रंट फॉर नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर ज्यादातर होते हैं जो मिलिटेंट है, which will impact Asian economies including India. Critically examine the emerging problem and suggest ways to tackle it. ये मैं आपको बताता हूँ 99.9% का समझ नहीं आएगा क्वेश्चन क्या है भैया। ये मैंने वहां से लिया है, जो ये प्रॉब्लम, नई प्रॉब्लम आई है ना, मैं बता रहा था आपको, हौथीज मिलिटेंट की, जो यमन में है। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सभी देशों के लिए। वो व्यापार को अफेक्ट कर रहा है, ट्रेड को अफेक्ट कर रहा है। इसका आपने आंसर लिख के और मुझे मेल पे भेजना, मैं इसको चेक करूंगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्रिटिकल एग्जाम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ ऑफिस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023 का बिल है भैया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा, बार बार बताता हूँ। वेदर दिस बिल विल इरोड इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यस, इसको आपने लिखना है और मुझे भेजना है चेक करने के लिए।
थर्ड क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी द ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे पहले वर्ल्ड में यूरोपियन यूनियन ने एक्ट बनाया है, और ये जो है ओपिनियन पेज पे आज बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है एआई पे। वो आर्टिकल आपने पढ़ के उसमें से आपने नोट्स बनाने हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, लिमिटेशंस क्या है, क्या इंडिया को इससे लेना चाहिए, इंडिया पे क्या इंपैक्ट आएगा, अभी इंडिया को इससे क्या पॉइंट लेने चाहिए, क्योंकि इंडिया ने अभी ये बनाना है और ये इंडिया गवर्नमेंट इसको पढ़ेगी। तो सारी वीडियो पिछली आपने देखनी है, सारी नोट करनी है। और सबसे बड़ी बात भाई, सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ा रहे आप? अब थोड़ा सा 1-2 दिन से आपने ध्यान दिया है मेरी रिक्वेस्ट पे, आप अपनी कलम तोड़ दो सब्सक्राइबर में, क्योंकि इससे बढ़िया मटेरियल आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।